पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी, कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, आई एम फाइन लक्ष्मण जी। और मुकेश जी को जब पता चलता है कि ये शो में आने वाले हैं तो आप दर्शकों के लिए बहुत सारे टिप्स तैयार करके लाते हैं जो आमतौर पे आपको कहीं देखने को मिलता नहीं, इसलिए इस शो को ज़रूर देखिएगा और आपको टैक्स बचाने के काफ़ी बेहतरीन आइडियाज इसमें बताए जाएंगे। क्योंकि इस शो में हम आपको बताने वाले हैं कि विदेश से लौटने वाले एनआरआई को टैक्स छूट में कहाँ कहाँ होगी कटौती और इससे बचने का क्या है तरीका, रिमोट एरिया में नौकरी करने वालों को क्या मिलेगी विशेष टैक्स छूट, और साथ में बताएंगे प्रॉपर्टी पर टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन। लेकिन सबसे पहले बात भारत लौटने वाले एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस की। वैसे तो एनआरआई को इनकम टैक्स से छूट मिली होती है, लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब ये एनआरआई वापस भारत लौटते हैं। खासतौर से एनआरआई डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है उसका क्या होगा, इसे लेकर कई तरह के सवाल आते रहते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न दिखता है। तो सबसे पहले मुकेश जी से यही समझ लेते हैं। मुकेश जी, जो एनआरआई वापस लौट रहे होते हैं उनका टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या होता है, खासतौर से एनआरआई डिपॉजिट पर, चूंकि इस पर कई सवाल आते हैं और अलग अलग मत होते हैं लोगों के। जी लक्ष्मण जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा आपने खड़ा किया है और हमारे एनआरआईज जो हैं केवल वही नहीं, उनके इंडिया में जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके संबंधी हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को भी ये समझ लेना आवश्यक है क्योंकि ये मामले पर काफ़ी, जैसे आपने बताया, कन्फ्यूजन्स हुआ करते हैं और इसके कारण समस्याएं भी होती है। तो सबसे पहले कानूनन परिस्थिति क्या है ये समझ लें हम। बिल्कुल। अब जो एनआरई डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट, माना सेविंग्स अकाउंट का हो या टर्म डिपॉजिट हो आपकी, उसका इंटरेस्ट आयकर कानून का इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 के तहत उसके लिए एग्जम्पशन की प्रोविजन किया गया है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये जो एनआरई डिपॉजिट है, तो केवल एनआरई डिपॉजिट आपने नाम दे दिया उससे ये नहीं होगा, क्योंकि इसके 10(4) के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि ये डिपॉजिट को एनआरई डिपॉजिट कब मानी जाएगी। तो ये कहा गया है कि ये जो एनआरआई है, माना नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसकी जो एनआरई डिपॉजिट है वो एनआरई डिपॉजिट का एग्जम्पशन तब तक मिलेगा जब तक वो जो फेमा है, माना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत उसकी जो सेक्शन 2W और सेक्शन 2P के तहत नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट की डेफिनेशन दी गई है, उसके हिसाब से वो अगर नॉन रेजिडेंट है तो उनको ये फायदा मिलेगा। ठीक है। माना इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है पर जो टेस्ट है स्टेटस का वो फेमा के आधार से है। अच्छा। अब फेमा में जो नियम है और इनकम टैक्स का नियम काफ़ी अलग है। इनकम टैक्स में
you are a resident or non-resident based on the number of days of your stay in India. आप कितने दिन रहे, 182 दिन से ज़्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं। ठीक है। फेमा में अब जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि कई लोग एनआरआईज थे, यहाँ 6 महीने से ज़्यादा रहे, तो इनकम टैक्स में वो रेजिडेंट माने गए, पर फेमा में उसको नॉन रेजिडेंट इसलिए गिना गया क्योंकि उनका इंटेंशन जो है, फेमा सीज द इंटेंशन, आपका मकसद क्या है, कहाँ रहना है। अगर आपका मकसद भारत बाहर स्थायी होना है तो उस संदर्भ में आपने ज़्यादा समय भारत में बिताया हो तो भी आपको नॉन रेजिडेंट गिना जाएगा। तो ये जो आपको बात है ये ख्याल में रखने की है। और लक्ष्मण जी, इसके आधार से जब कोई इंडिया रिटर्न होता है सेटलमेंट के लिए तो उसको अपना एनआरई अकाउंट बैंक को 3 महीने में बता देना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ। एनआरई डिपॉजिट बैंक उसको कंटिन्यू करने देगी, पर वो इंटरेस्ट जो है वो आने की तारीख से टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक लाइन में कहें तो इस पूरे कानून का मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स के कानून लागू होते हैं, साथ में फेमा के कानून इस बीच में आ जाते हैं। इसका इम्प्लीकेशन यह है कि जिस दिन से आप इंडिया में आ गए उस दिन से जो इंटरेस्ट आपके ऊपर बन रहा है एनआरई डिपॉजिट पर, उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप फॉरेन करेंसी की बात कर रहे थे, वो क्या था? बिल्कुल, फॉरेन करेंसी में थोड़ा नियम अलग है क्योंकि वो सेक्शन 10(4) नहीं, उसके लिए सेक्शन 10(15) है। अच्छा। तो आप फॉरेन करेंसी की अगर डिपॉजिट है वहां फेमा वाला नियम नहीं, पर इनकम टैक्स के कानून के आधार से अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, अब ये आर बट एनओआर का स्टेटस जो है वो आपके भारत आने के बाद भी आप 1 या 2 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप उसका जो फायदा है आपका फॉरेन करेंसी डिपॉजिट का, वो शायद 1 या 2 साल ज्यादा उसका प्लान कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट होता है तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स शायद 1 आध साल तक के लिए आप टाल सकते हैं। अब मुकेश पटेल जी, आपने टैक्स 1 या 2 साल, हाँ, आपने टैक्स लगेगा ये तो बता दिया, टैक्स बचाने का भी कोई तरीका है क्या? संक्षिप्त में अगर बता सके तो। अगर आप मान लीजिए, हाँ, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई बड़ी डिपॉजिट है, समझिए किसी के केस में 2 करोड़ की एनआरई डिपॉजिट है और उसको 8% के हिसाब से 16 लाख रुपए का उसका इंटरेस्ट होता है और भी उसकी इनकम है, तो अगर उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स 20% से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आप एक सेक्शन 115H करके है आयकर कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में, उसके तहत आप ये फायदा ले सकते हैं। ऑप्शनल है आपको लेना या नहीं लेना, पर जहां ज्यादा इनकम है वो ले सकते हैं कि आप 20% के फ्लैट रेट से जब तक आपकी एनआरई डिपॉजिट बनी रहे, मान लीजिए 5 साल या 10 साल के लिए भी आपने रखी हो, तो वो आप इंस्टेड ऑफ योर 30% टैक्स यू कैन अवेल द कंसेशनल रेट ऑफ 20%। तो ये अगर आपको पता है लक्ष्मण जी तो बहुत अच्छा टैक्स का प्लानिंग आप कर सकते हैं। चलिए, तो आपने टैक्स लगेगा ये भी बताया, टैक्स बचेगा कैसे ये भी बता दिया, लेकिन अब बगैर देर के हुए चलते हैं असम। काफी दूर से फोन कॉल आया हुआ है हमारे पास, लंबे समय से उनको वेटिंग पे रख रखा है, कलोल चटर्जी जी का। कलोल जी नमस्कार। कि मैं आसाम में पोस्टिंग हूँ एंड आई एम PSU एम्प्लॉय। अच्छा। तो मुझे आसाम में पोस्टिंग का रहने के लिए सैलरी में एवरी मंथ आई एम गेटिंग एन अलाउंस, 2 अलाउंसेस, एक तो नॉर्थ ईस्ट अलाउंस एंड अनदर इज फार फ्लंग अलाउंस, which is north east allowance is 10% of my basic and far flung allowance is 3% of my basic. And it is मतलब ये डिफिकल्ट एरिया पोस्टिंग के लिए मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो क्या मैं इसके तहत टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? मैंने अपना CA से बात किया, जो उन्होंने बोला कि आपका ये जो अलाउंस मिलता है ये आपका एम्प्लॉयर आपका फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं करता डिडक्शन मतलब कॉलम में, सो आपको ये नहीं मिलेगा।
आप एम्प्लॉयर से बात कीजिए, अगर वो फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट करता है देन ओनली आपको ये एग्जेम्पशन मिल पाएगा। क्या है ये, क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? अगर क्लेम कर सकता हूँ तो अंडर विच सेक्शन? ठीक है, वंडरफुल। आपने इतनी अच्छी तरह से लक्ष्मण जी एक क्वेश्चन आर्टिकुलेट किया है। अब मैं ये कहूँगा कि आपकी बात सही है, आप आसाम में हैं और आसाम में जिसको हम रिमोट एरिया अलाउंस कहते हैं वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, और इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 है उसके तहत ये जो रिमोट एरिया अलाउंस जो दिया जाता है उसका फ़ायदा एग्जम्पशन का जो इनकम टैक्स का एक रूल है जिसको हम रूल 2B कहते हैं, उसके तहत जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, हालांकि बहुत साल पहले ये नियम किया गया था, तो आसाम के लिए ये जो डिफ़िकल्ट एरिया रिमोट अलाउंस स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का एग्जम्पशन जो कहते हैं वो कलोल जी ज़्यादा नहीं है, 200 रुपया प्रति महीना है। पर अगर आप शायद आपके केस में एम्प्लॉयर इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि आप ये जो नई टैक्स स्कीम का फ़ायदा लेने जा रहे हैं। अगर आप पुरानी स्कीम में हैं और एम्प्लॉयर को बताते हैं कि मैं ये 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से 2400 का फ़ायदा लेना चाहता हूं, तो शायद वो लोग आपको वो फ़ायदा देंगे। पर इन प्रिंसिपल रिमेंबर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 एंड रूल 2B। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कलोल जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और थोड़े से अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए कि हम न्यू स्कीम में नहीं पुरानी स्कीम में है, तो शायद ये फायदा आप पूरी तरह से उठा सकते हैं। चलते हैं मुंबई, जहां से एस नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एस नारायण जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? आई एम ए सीनियर सिटीजन, रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और मैं एक HUF का करता भी हूँ। अच्छा। हमारे फैमिली का HUF का करता भी हूँ। अपना मेरा जो इनकम है, मेरा इनकम है जो रेगुलर इंटरेस्ट में आता है, HUF का भी इंटरेस्ट में आता है इनकम, बिजनेस इनकम नहीं है जी। तो ये मेरा ओल्ड एज के प्रॉब्लम से अभी मेडिकल बिल्स वगैरह बहुत बढ़ रहा है। अच्छा। और एग्जाम्पशन लिमिट है इसका अंडर 80D 50,000। बिल्कुल। लेकिन ये एग्जाम्पशन और मिलेगा, दवाइयों का दाम और ट्रीटमेंट का दाम सब बढ़ता ही जा रहा है, और दवाई भी ऐसे खाना पड़ रहा है कि जैसे कि खाना ही खा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कुछ और एग्जाम्पशन मिल सकता है क्या? हाँ, और मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ये जो एग्जाम्पशन के ऊपर वाला अमाउंट है एज एग्जेम्प्टेड ओवर एंड अबव 50,000, उसको मैं HUF में डाल सकता हूँ क्या? उसमें से क्लेम करूंगा, HUF में भी क्लेम करूंगा। ठीक है, एक मिनट मुकेश जी से पूछ लेते हैं, मुकेश जी बताएंगे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनका सवाल काफ़ी लंबा और तगड़ा था। जवाब उनके लिए बहुत फ़ायदा कारक और सीधा शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि आपको ज़रूर HUF से लेना चाहिए, क्योंकि ये 50,000 जो है वो आपको इंडिविजुअली अपने लिए मिल सकता है, और HUF के केस में भी सेक्शन 80D के तहत अगर HUF का कोई भी सभ्य सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का अलग फ़ायदा मिल सकता है। तो आपके सवाल से ही ये प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से उभरता है कि अगर आपका मान लीजिए 1 लाख तक का खर्चा है तो 50,000 आपके केस में लीजिए, 50,000 HUF के केस में लीजिए। अगर आपकी वाइफ है तो या तो सन या डॉटर है, वो भी ये फायदा आपके लिए या आपके और आपके वाइफ के लिए ले सकते हैं। चलिए, तो बहुत इट इज ऑल अप टू यू टू डू द बेस्ट। बहुत खुशी की बात है इसमें नारायण जी कि आप जो चाह रहे थे वो हो गया, और आप HUF के तहत भी छूट ले सकते हैं। फिर भी हम यही कामना करें कि आप स्वस्थ रहें, आपको ज़्यादा दवा खाने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे होता है प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, लोगों के सवाल ने इससे पहले अपने दर्शकों और लाखों टैक्स पेयर्स की एक उलझन दूर कर देते हैं। ये उलझन है कि नई टैक्स रिजीम और अलाउंस को लेकर के। दरअसल मुकेश पटेल जी, आम लोगों की धारणा ये है कि नई टैक्स रिजीम में कोई अलाउंस नहीं मिलता है या फिर अलाउंस का फायदा आप उठा नहीं सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस धारणा की सच्चाई बताएं कि सच्चाई आखिर है क्या। लक्ष्मण जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया, क्योंकि इसके लिए जो सेक्शन है 115 BAC, अब उसका आप जब यू टेक अ फर्स्ट लुक तो लगता है कि सैलरीड एम्प्लॉयज के सब अलाउंसेस इंक्लूडिंग उनको जो हाउसिंग इंटरेस्ट के लोन का भी जो फ़ायदा मिलता है, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक छुपी हुई बात है जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा। 115 BAC में ये कहा है कि एज मे बी नोटिफाइड एक्सेप्शन एक रखा गया है, और वो एक्सेप्शन है सेक्शन 10(14) के तहत कन्वेयंस अलाउंस, या जिसको हम टूर एंड ट्रांसफर अलाउंस या डेली अलाउंस कहते हैं। एक तो वो, और दूसरा जो हैंडीकैप्ड के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 3,200 रुपीज पर मंथ, और कन्वेयंस अलाउंस कैन बी एनी अमाउंट, टू ट्रांसफर एटसेट्रा। तो ये जो दो अलाउंसेस हैं उनको छुपा के बच के रखे गए हैं। माना आप नई स्कीम में फायदा लेते हैं तो भी अगर आपको ये अलाउंसेस मिलते हैं तो आप जरूर उसका डिडक्शंस ले पाएंगे, ये आपको ख्याल में रखना है। चलिए, बहुत ही पते की बात आपने बताई है, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था। ऐसा मान के चल रहे थे कि नई टैक्स रिजीम में शायद किसी अलाउंस का फ़ायदा ले नहीं सकते, लेकिन आपने दो छुपी हुई बातें बताई और यही छुपी हुई बातों को दर्शकों तक लाना आपकी खासियत रही है। अब चलते हैं लखनऊ, जहां से अमित गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक फ्लैट खरीदा, उसका पेमेंट मैंने इकट्ठा कर दिया एक इंस्टॉलमेंट में, तो माई करंट अकाउंट ओवर है, उसी में मेरे शेयर से संबंधित डिविडेंड वगैरह आता है और लॉन्ग टर्म गेन जितने होते हैं उसी में आते हैं। अब वो तो मैंने पे कर दिया उनको इस अकाउंट से अपनी FDR वगैरह इनकैश करके। अब मेरे जो लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, मैं शेयर डिस्पोज कर रहा हूँ उसको एडजस्ट करने के लिए, तो क्या ये लॉन्ग टर्म गेन जो होगा शेयर से, ये उसमें एप्रोप्रिएट हो सकता है? तो अमित जी, ये जो आपका शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है, उसका उपयोग अगर आप अपना नया रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए, जिसके तहत सेक्शन 54F का प्रावधान किया गया है, इसमें केवल शर्त ये है कि आपका एक घर हो सकता है, एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए ये आपका सेकंड हाउस भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। 54F में आपको ख्याल में ये रखना है कि यू हैव टू इन्वेस्ट द नेट कंसिडरेशन, नॉट जस्ट द कैपिटल गेन, और ये कंसिडरेशन का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको 1 साल, आपके शेयर बेचे हुए हैं उसके 1 साल पहले या 2 साल के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो आप ज़रूर आपके जैसे केसेस में ये फ़ायदा लेके टैक्स का अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि आप इस सेक्शन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी टैक्स की प्लानिंग करिए। और चलते हैं नवी मुंबई, जहाँ से JL भदानी जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार, एक घर मेरे मित्र ने बेचा है, फ्लैट बेचा है, और उस फ्लैट का मुझे कैपिटल गेन का फिगर आपसे चाहिए। बताएं, उसके डिटेल कुछ बताएंगे कैपिटल गेन्स? हाँ, ये घर का अलॉटमेंट हुआ था 27/1/84 में। ठीक है। पोजेशन लिया था 9/3/84 को। ठीक है। परचेज प्राइस वाज 1,44,470। 1,44,470 रुपए। हाँ जी हाँ, जी हाँ। और ये घर बेचा गया है अभी 10/10/2022 को। कितने में?
60 लाख में। 60 लाख में बेचा गया। लक्ष्मण जी, दो बातों का ख्याल रखना है जी। सबसे पहले तो 2001 के पहले जो भी प्रॉपर्टीज आपने एक्वायर की हो तो उसकी खरीद कीमत की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अपनी कॉस्ट 1 अप्रैल 2001 की, जिसको हम फेयर मार्केट वैल्यू कहेंगे। अब ये कैसे डिटरमिन होती है, तो उस दिन की जो स्टैंप ड्यूटी का वैल्यूएशन का फिगर है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2001 को खरीदा था तो स्टैंप ड्यूटी के लिए इसका कितना वैल्यू होता था, समझिए अंदाज़ा 5 लाख गिन लीजिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ एन एग्जाम्पल। और आपने 2022 में बेचा तो आपको इंडेक्सेशन मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 टू 2022। तो करंट ईयर के जो इंडेक्सेशन का फिगर है वो फिगर है 331। तो ये 5 लाख का फिगर आपको 3.31 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करीब 16,55,000 हो जाएगा। तो आपको जो अभी 60 लाख मिल रहा है उसमें से 1,44,000 या 45,000 नहीं, लेकिन 16,55,000 16.5 लाख करीब की अमाउंट को डिडक्ट करते हुए आपका नेट कॉम्प्यूटेशन कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म गिना जाएगा। अगर आप जीरो टैक्स भरना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैपिटल गेन के जो बॉन्ड्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शेयर्स के सामने बॉन्ड्स आर नॉट अलाउबल। पर आप आप शेयर्स तो इन्वेस्ट करके कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है, शेयर्स के लिए पाबंदी है, पर प्रॉपर्टी में आप कैपिटल गेन के बॉन्ड में निवेश करके फायदा ले सकते हैं। तो बचा सकते हैं। टेक्निकली प्लान जीरो टैक्स। बिल्कुल, तो टैक्स लगेगा लेकिन टैक्स बचेगा भी कैसे, और टैक्स कैसे बचेगा ये मुकेश पटेल जी ने आपको बखूबी बता दिया है। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि एचयूएफ का कर्ता ले सकता है एचयूएफ इनकम से सैलरी या रेम्युनरेशन, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे चलते हैं अंगुल उड़ीसा में, जहां से द्वारकानाथ मोदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। द्वारकानाथ जी बताएं, सवाल क्या आपके पास? सवाल मेरा इंडिविजुअल इनकम भी है करीबन 4-4.5 लाख का, और एचयूएफ इनकम भी है। एचयूएफ का कर्ता के हिसाब से मैं एचयूएफ की सारी प्रॉपर्टी का देख रेख करना, बैंक अकाउंट देखना, ऑफिस वगैरह जाके टैक्स वगैरह पटाना, ये सब काम करना पड़ता है। ठीक है। तो एचयूएफ के कर्ता के हिसाब से मैं सैलरी ले सकता हूँ क्या एचयूएफ इनकम से? मुकेश पटेल जी, इनकम करीबन रेंटल इनकम बिल्कुल और इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, ठीक है। मुकेश जी आपके सवालों का जवाब देंगे। मोदी जी के लिए खुशखबर ये है, मोदी जी के लिए खुशखबर ये है कि इनकम टैक्स एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है, पर इस पर काफ़ी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एचयूएफ के बारे में अपनी वेबसाइट पर जो क्लैरिफिकेशंस रखे उसी में ये कहा गया है कि अगर एचयूएफ की इनकम कमाने के लिए कर्ता ने कुछ सेवाएं दी है और उसको जो रेम्युनरेशन दिया जाता है वो एक्सेसिव माना ज़्यादा नहीं है और जेन्युइन है, वास्तविक है, तो उसको एचयूएफ की इनकम में से डिडक्शन के तौर से जरूर दिया जा सकता है। बिल्कुल द्वारकानाथ जी, आप बिल्कुल खुश हो जाइए, आपको डिडक्शन मिल सकता है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा, ये सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन में दिया ही हुआ है। तो टैक्स गुरु में फिलहाल वक्त हो चला है, और मुकेश पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का काफ़ी आसान भाषा में और काफ़ी गहराई में जाकर जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूँगा, उनके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।